गुज़श्ता 3 बरसों में जनूबी एशिया में 3 ममालिक में हुकूमत का तख्ता पलटा गया। तख्ता पलटने में 21वीं सदी के नौजवानों, जिन्हें जेनजी कहा जाता है, ने अहम किरदार अदा किया। जुलाई 2022 में श्रीलंका के सदर राजापाक्से की हुकूमत माशी दिवालियापन के बायस खत्म हुई। सदर और वुज़रा मुल्क छोड़कर भाग गए। अगस्त 2024 में ढाका में तलबा ने वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की रिहाइशगाह का घेराव किया, जिसके बाद उनकी हुकूमत गिर गई। यहाँ चिंगारी सरकारी नौकरियों के कोटे थे, जिन्हें हसीना वाजिद बरसों से अपने वफादार ग्रुपों को नवाजने के लिए इस्तेमाल करती रहीं। और अब नेपाल में सदर, वजीर आजम, वुज़रा को उस वक्त अपनी जान बचाकर भागना पड़ा जब मुश्तिल नौजवानों ने पार्लियामान को नजर आतिश किया और हुकूमती और सियासी रहनुमाओं के घरों पर धावा बोल दिया। बज़ाहिर वजह हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया पर पाबंदी थी। ये तीनों तहरीकें खुद ब खुद उठी, किसी पार्टी ने इन्हें मुनज़्ज़म नहीं किया, ना ही सियासी लीडर्स ने। इससे पहले 2010-11 में मिस्र, ट्यूनिस, शाम और लीबिया वगैरह में अरब स्प्रिंग के दौरान नौजवानों ने आमरीत के खिलाफ जबरदस्त तहरीकें चलाई। तहरीकों में सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया और इसे फेसबुक रेवोल्यूशन तक कहा गया। इब्तिदा में ये बगावतें बड़ी उम्मीद के साथ शुरू हुई और आमिरों को इख्तिदार से हटाया गया, मगर जल्द ही ये तहरीकें बुरी तरह नाकाम साबित हुई। ना सिर्फ जमहूरियत मुस्तहकम ना हो सकी, बल्कि कई ममालिक में हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। खाना जंगी, इंतहा पसंदी और सियासी अदम इस्तेहकाम ने इन ममालिक को मजीद कमजोर किया। ये बगावतें ये बताती हैं कि नौजवानों के अंदर हुक्मरान तबके से गहरी मायूसी है। मामूली चिंगारी भी बड़े धमाके में बदल सकती है। माहिरीन के मुताबिक जनरेशन जी वो नस्ल है जो 1997 से 2012 के दरमियान पैदा हुई। ये बच्चे डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया के दौर में पले बड़े। उनकी जानिब से बर्पा की गई बगावतें तो कामयाब हो जाती हैं, मगर अहम सवाल यह है कि क्या जेन जी के पास मुस्तकबिल का सियासी, माशी और समाजी लाहे अमल भी होता है, जिससे वो अपने समाजों को अपने ख्वाबों के मुताबिक तरतीब दे पाएं। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल। अरब स्प्रिंग से लेकर जनरेशन जी तक इनकलाब का धमाका खेज बारूद या महज तिफलाने इनकलाब की एक और बेकार कोशिश। शहजाद चौधरी साहब, किस तरह रीड करेंगे गुज़िश्ता एक दिहाई या उससे जायद का जो नौजवान है वो अपने जज्बात का इजहार कर रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, आउटकम क्या है या ये सब कुछ है क्या दरअसल? अच्छा, ऐसा है कि आयशा, हमें जो इनकलाब जिसे हम कहते हैं जहाँ जहाँ पे आया वो हमेशा रियासत के खिलाफ होता है। हुकूमत बिल्कुल उसके अंदर से एक फैक्टर के तौर पे ख़त्म हो चुकी होती है। हुकूमत का काम होता है रियासत का काम करना। जब हुकूमतें अपना वो काम नहीं कर पाती जिसके अंदर कि उन्होंने आवाम का भी ख्याल करना है और रियासत को भी लेके चलना है, और एक ऐसा निज़ाम है जो कि बिल्कुल आपको तितर बितर होता नज़र आता है या काम नहीं कर पाता, फाल नहीं होता, उस सूरत में फिर लोगों का जज्बा इस तरीके से उभरता है। वो क्या टिपिंग पॉइंट होता है जहां पर लोग मजमूई तौर पर इस किस्म का जज्बा लेके चल पड़े और एक गिरोह की शक्ल में एक बगावती अंसर लेके सामने आए। उसको फिर हम, अगर वो अपने अंजाम तक पहुंचता है तो उसको इनकलाब कहते हैं। लेकिन होता ये एहसास के साथ शुरू है। एहसास इस चीज़ का कि उसके साथ उसको हक नहीं दिया गया, एहसास महरूमी है, उसके ज्यादती की जा रही है किसी के साथ। इन तमाम 3-4 ऐसे, तो जब एहसास जो है जब ये बढ़ना शुरू हो जाए लोगों में, अब एहसास को पहले वक्तों में जब ये सोशल मीडिया या जो इमीडिएट कम्युनिकेशन का, इंस्टेंट कम्युनिकेशन का जो मामला है, जब ये नहीं था जो कि सोशल मीडिया के साथ आ गया, या हमारे हाथों में जो इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी है ये नहीं थी, तो ये अखबारात के जरिए या आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करता था। एक इंसान से दूसरे इंसान में होता था, ग्रुपों की शक्ल में बात होती थी। अब ये एक उस वक्त खबर और उसको डिबेट हो सकती थी आपस में, इससे पहले कि वो आगे पहुंचता, लेकिन अब ये एहसास ट्रेवल करता है इमीडिएटली और एहसास एक बगावती अमल बन जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर इसका आंसर है जो मेरी समझ में आता है। अब आपका सवाल कि क्या इनके पास कोई, अब इसके जो मेंबर जो करने वाले हैं वो तिफलाने इनकलाब भी हो सकते हैं, या वो तालिबे इल्म भी हो सकते हैं, या वो मजदूर भी हो सकते हैं। वो तमाम गिरोह जो कि किसी भी माशरे के अंदर एक मोमेंटम का बायस बनते हैं। अच्छा, अब ये क्या इसका कोई हल दे सकते हैं कि नहीं? एक चीज है जो कि तय है दुनिया की तारीख के अंदर कि हर इनकलाब एक और कियास को जन्म देता है और उस कियास में से फिर ऑर्डर बनता है। तो इनकलाब बजाते खुद एक कियास है, उस कियास से एक और कियास निकलेगा जो गालिबन इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन एक फेलियर की शक्ल अख्तियार करेगा और फिर उसके बाद वहां से ऑर्डर बनेगा। लेकिन बाहर सूरत कौमें और मुल्क इन तमाम तजर्बों से गुजर चुके, और ये एक ऐसा अमल है जो कभी रुकेगा नहीं, ये होता रहेगा, इसके तरीके बदलते रहेंगे, लेकिन इसके लिए रियासतों को जो लोगों की उम्मीदें हैं
उसको कायम रखना है और उनको वो सब कुछ देना है कि उसमें जो एहसास की शक्ल पैदा होती है वो ना हो पाए। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, जिस तरह शहजाद साहब कह रहे हैं कि ये एक फेलियर, एक क्योस से अगला क्योस आता है, फिर फेलियर है और फिर ऑर्डर होगा, लेकिन फिर इन नौजवानों के पास, ये यूथ ही हैं, अगर हम माजी की बात करें, मैं अभी की भी बात करूं, अरब स्प्रिंग से शुरू करके, इनके पास ऑप्शन क्या है? करप्शन है, अदम मुसावात है, स्टेटस को कायम है, मुसलसल लूटमार देखते हैं इर्द गिर्द, तो इन नौजवानों के पास ऑप्शन क्या है? इन नौजवानों के पास नाराजगी है, एज ऑफ एंगर है। अभी देखें जो यहाँ हुआ है, ना तो ये तब्दीली है, ना इनकलाब है, ना बेहतरी है, या अनारकी है। और इस अनारकी से कुछ बेहतर चीज़ नज़र आने की मुझे उम्मीद नहीं है। मैं गुज़श्ता साल कोई 20-25 साल के बाद नेपाल में गया। पहले जब मैं गया था तो बादशाह का दौर था, अभी मैं गया तो ये जमहूरी दौर था। और जब मैं गया तो हैरान परेशान रह गया कि मैं कौन से नेपाल में आ गया हूँ। पहले जाता था तो भिखारी होते थे, गुर्बत होती थी, कपड़े साफ़ नहीं होते थे। एक साफ़ सुथरा शहर, भाई साउथ एशियन स्टैंडर्ड्स। मैं सोच रहा था कि कैसा, कौन सा पाकिस्तान का शहर होगा, वो गेटेड कम्युनिटीज़ और अमीरों के इलाके छोड़ के जो पूरा शहर इतना साफ़ सुथरा हो। कोई भिखारी नज़र नहीं आया, खुशहाल लोग नज़र आए। और मैंने जब स्टैटिस्टिक्स की तरफ देखा, इशारियों की तरफ देखा, तो जमहूरियत आने से पहले जो इंतहाई गुर्बत थी वो 52% थी। हर दूसरा नेपाल का शहरी इंतहाई गरीब था जमहूरियत आने से पहले। जमहूरियत आने के बाद 1% से कम। तसव्वुर कीजिए कि 100 में से 50 आदमी इंतहाई गरीब है जमहूरियत आने से पहले। इस वक्त 100 में से एक बंदा भी नहीं बनता जो गरीब है, इंतहाई गुर्बत की बात कर रहा है। फिर आप जिसको अनारकी कह रहे हैं, नाराजगी कह रहे हैं, फिर ये क्या है? ये जस्ट सोशल मीडिया बबल है। जी मैं अर्ज करता हूं, मुझे सिर्फ एक इशारिया में और बता दूं। फीकस आमदनी इस अरसे में 4 गुना फीकस आमदनी बढ़ चुकी थी, 400 से $1400 हो चुकी थी। और एक और बात, ये वो मुल्क है जहां इलेक्शन फ्री होते हैं, फेयर होते हैं, रेगुलर होते हैं। बांग्लादेश जैसा मामला भी नहीं है, श्रीलंका जैसा भी मामला नहीं है। और मसला क्या है कि वो नाराज हो रहे हैं देख देख कर कि ये सियासतदानों के बच्चों ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, इन्होंने कैसे बैग उठाए हुए हैं, इन्होंने कैसे फोन उठाए हुए हैं, ये हमारे सियासतदान कैसी गाड़ियों पर फिर रहे हैं। तो एक नाराजगी जिसकी रीजंस कोई कंक्रीट रीजंस नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल रीजंस हैं, लेकिन पॉलिटिकल रीजंस हैं तो भाई पॉलिटिकल हल करो ना, बनाओ अपनी पार्टी। तुम लोगों ने वोट दिए तो ये हुकूमत आई है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए से आई, उठा दो उनको। तो एक चीज ट्रिगर हुई तो ये बड़े खौफनाक, इट्स वेरी डेंजरस टाइम्स। वो लोग जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं उन्हें बहुत एहतियात करने की दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। अवैस तौहीद साहब, क्या जनरेशन जी को सिर्फ जज्बाती तूफान कहना दुरुस्त होगा, या नस्ल वाकई मुस्तकबिल का नक्शा बदलने की कहा जाए कि सलाहियत रखती है? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सलाहियत रखती है। लीडरशिप की ज़रूरत है, मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। और 2 चीज़ें मैं आयशा जो इसमें शेयर करना चाहूँगा। एक शहजाद चौधरी साहब बजा फरमा रहे थे पूरा उनका एनालिसिस, लेकिन एक जगह पे वो कह रहे थे कि रियासत और हुकूमत, जहाँ तक मैं समझा कि वो रियासत के ख़िलाफ़ होता है रेवोल्यूशन। मैं समझता हूँ कि ये जो अरब स्प्रिंग जो रेवोल्यूशन शुरू हुए थे, जैस्मीन रेवोल्यूशन जो ट्यूनिस में शुरू हुआ, फिर तहरीर स्क्वायर पे मिस्र में शुरू हुआ, ये डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ थे। ज़ैनुल आबिदीन जो है, जब डिक्टेटर होता है तो वो हुकूमत, जमहूरियत और रियासत वो सारा कुछ अपने अंदर समो लेता है। और इसी वजह से तो ज़ैनुल आबिदीन भी वो वहाँ से फारिग हुए तीनों से। जो हुस्नी मुबारक थे, 29 साल का उनका जो पूरे दौरे हुकूमत था वो मिस्र से हुए। फिर मुर्सी आए जो मुस्लिम ब्रदरहुड के थे, वो अमेरिका और वेस्टर्न ताकतों को नहीं पसंद थे। तो ये अल-सीसी जो चीफ थे, आर्मी चीफ, वो वहाँ पर आ गए। तो एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत, जैसे शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे। दूसरी बात ये कि बांग्लादेश जो नेपाल के अंदर जो इस वक्त हुआ है आयशा, उसके अंदर एक बड़ा जो वजह है सोशल मीडिया की डिजिटल वर्ल्ड में, ये हमारे हुक्मरानों के लिए भी है। डिजिटल वर्ल्ड को केज नहीं किया जाता, उसके अंदर अपनी स्पेस क्रिएट की जाती है। जब तो पाक भारत तनाज़े के अंदर वो डिजिटल टेररिस्ट जो है वो डिजिटल वॉरियर्स करार दिए गए थे। नेपाल के अंदर यू विल बी सरप्राइज कि 8.7% जो है ओवरसीज वर्कर्स हैं। तो उनका फैमिलीज के साथ राब्ता जो है वो सोशल मीडिया के जरिए है। तो वो एक नाराजगी थी। और फिर वो एक पे दूसरे पर शुरू होता गया। आप देखिए कि
जी, आप एक देखिए कि वहां पर ये जो जिस बात कर रहे थे खटमंडू की कि वहां पे बहुत सफाई थी, वो थे बुलंदरा शाह जो मेयर हैं, जो 35 साल के हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, रैपर हैं, और यही पहली चॉइस है इस वक्त जेंजी के, उनमें बहुत पॉपुलर है। तीसरा कामयाब रेवोल्यूशन आया, हसीना वाजिद का 14 साल की डिक्टेटरशिप को उतार के फेंक दिया, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी स्पेस मिली बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर देखें राजापक्सा की पूरी हुकूमत, उन्होंने तमिल जो इंसर्जेंसी थी 19-20 साल की उसको खत्म किया, लेकिन उसके बावजूद वो गैर मकबूल हुए, और इस वक्त वहां पे हालात अब पहले से काफी बेहतर है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जेंजी को समझना, मेरे ख्याल में हम जैसी उम्रों के लोगों या जो रूलिंग एलीट्स में जो लोग होते हैं उनको इसको समझने पे तवज्जो देनी चाहिए। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शहजाद साहब कमेंट कीजिए। हाँ, मैं सिर्फ अवैस की इस बात को थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर दूं। वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में सियासी हुकूमतों के खिलाफ जब शिकायत होती है तो उसके सियासी हल मौजूद होते हैं। सही। लेकिन जब कोई भी शख्स, चाहे वो सियासी हो या वो डिक्टेटर हो या कोई और हो, किसी भी कपड़ों में बैठा हो, लेकिन जब वो खुद रियासत को अपने अंदर जम कर लेता है तो वही रियासत बन जाता है और वो कहता है कि मैं ही रियासत हूँ। तो उस वक्त जो बगावत होती है वो रियासत के खिलाफ होती है, वरना सियासत के अंदर सियासत के पास हल भी मौजूद होते हैं कि उसको कैसे हल किया। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, क्या अरब स्प्रिंग की तरह जनरेशन जी जो है, रेवोल्यूशन कहा जाए इसको, ये भी फेसबुक जितना ही महदूद होगा, आंधी तूफान की तरह आया, ट्विटर पे सोशल मीडिया पे गुम हो जाएगा, या ये हमें समझा पाएंगे खुद को, हम इन्हें समझ पाएंगे? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में पब्लिक अपराइजिंग्स हुई हैं और उसके बाद अब यहाँ पे बहुत से लोगों की ख्वाहिश है, वो कह रहे हैं पाकिस्तानियों तुम लोग इतने बुज़दिल क्यों हो। तो बात ये है कि ये एक ख्वाहिश तो बड़ी शदीद है और कुछ इसका हमने देखा था अमली नमूना 9 मई को 2 साल पहले, जहां पे जलाओ घेराव हुआ और काफी हद तक तशद्दुद भी हुआ। 25-30 हजार लोग जो काउंटिंग हुई थी उस वक्त उसके मुताबिक बाहर निकले थे, लेकिन खातिर खा तादाद में नहीं निकले। तो क्या पाकिस्तान में बिल्कुल वही मुहर्रिकात हैं, लोग नाखुश हैं, यंग लोग गुस्से में हैं, और रोजगार का तो हम पहले जिक्र कर चुके हैं, बहुत हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है और अपना मुस्तकबिल लोगों को दिखाई नहीं देता। मगर यहाँ पर हमें उसकी इन तमाम जो ये हुए हैं रेवोल्यूशंस या अपहीवल्स, उनकी हमें तायद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर जगह के ऊपर यही हुआ है कि आप देखिए नेपाल में क्या हुआ कि वो जब एक तमाशा खत्म हुआ, आग ठंडी हुई तो वहां की फौज ने टेक ओवर कर लिया है। बांग्लादेश में भी जो मौजूदा सेटअप है इंटरिम, उसके पीछे आर्मी मौजूद है। तो हमारे तो खित्ते में जहां जहां ये कुछ होता है वो मजीद अथॉरिटेरियनिज्म का बायस बनता है। सही। 9 मई के बाद क्या हुआ है सबको मालूम है, नाजरीन को भी पता है कि जो जिस चक्कर में वो गए थे उसका तो उलट हुआ है, और उलट इतना ज्यादा हुआ है कि अब उससे कोई वापसी की राह भी दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल ठीक। तो ये एक मोमेंट बिल्कुल है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसे बाकी साथियों ने कहा, हुकूमत को भी, और जो पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा नौजवानों का मुल्क है, उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल रोजगार के जरिए तालीम की बेहतरी और दीगर पब्लिक सर्विसेज का एहतमाम बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हमें कतन इस एनार्की को, तोड़ फोड़ को, वायलेंस को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होता। 2014 का तो आपको याद है ना, यही प्लान था पार्लियामेंट को और पीएम हाउस को, तो क्या निकला उससे? 11 साल पहले की बात थी वो। देखिए आज हम कहाँ खड़े हैं और उस वक्त कहाँ खड़े थे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। ठीक हो गया। और